अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 15 ऑफ द कोर्स। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि डोम क्या है। हमने देखा कि वैल्यूज़ और डेटा टाइप्स क्या होती हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि ऑपरेटर्स क्या हैं और इनके साथ हम किस तरह वर्क कर सकते हैं। अब कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं जब हम स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे थे। उनमें से एक ऑपरेटर था प्लस का साइन। अब ये जो प्लस का साइन जिसके साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं इसको भी आप ऑपरेटर कहते हो। अब इसके हम फर्दर यूजेस देखेंगे कि हम इसको किस तरह वर्क कर सकते हैं इसके साथ। अगर हम कंसोल के अंदर आते हैं तो प्लस ऑपरेटर का हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि आप इसको यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के लिए, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए। अब क्योंकि ये प्लस का साइन है तो आप इसके साथ मैथ्स भी कर सकते हैं, और मैथ्स आप किस वैल्यू कौन सी वैल्यूज़ पे करते हो, उन वैल्यूज़ पे जिनकी डेटा टाइप नंबर है। राइट। सो आप लिख सकते हैं 55 प्लस 45 जो कि 100 के इक्वल होगा। सिमिलरली 35 प्लस 35 जो कि 70 के इक्वल होगा। अब प्लस की तरह ही आपके पास माइनस के ऑपरेटर्स भी हैं, मल्टीप्लाई के ऑपरेटर्स भी हैं और डिवीजन के ऑपरेटर्स भी हैं। जैसे कि 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500 और 50 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1। जो मेन चीज़ आपने देखी है, हमने फोकस करना है कि इन इन ऑपरेटर्स का ऑर्डर क्या है। यानी कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि इस तरह लिखी है। अब जावास्क्रिप्ट इसको कैसे रीड कर रही है हमने ये देखना है। क्या ये 4+1 पहले परफॉर्म कर रही है या फिर 1 into 2 पहले परफॉर्म कर रही है, जिसकी बेसिस पे ये आंसर आ रहा है। अगर हम लेफ़्ट से राइट पे रीड करें बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, तो आंसर क्या आएगा पहले ये देखते हैं। हम 4 को 1 से प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 5 into 2 10, 10 into 4 40 और 42 जो कि 14 के इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट से राइट तो ये रीड नहीं कर रहा। अगर आपने अपने स्कूल टाइम के अंदर एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, डिमैस रूल, इसके बारे में पढ़ा हो, तो ये कहता है कि डिवीजन सबसे पहले होगी, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद होगी, फिर एडिशन होगी और फिर लास्ट पे सब्सट्रैक्शन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम वही रूल अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले अब यहाँ पे डिवीजन का साइन तो नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रही है। राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, 1 into 2 2, 2 into 4 8, 8+2 10 और 10+4 14। राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 4+1 किसी रीज़न की वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरा 4+1 पहले कैलकुलेट हो और बाकी सारी वैल्यूज़ बाद में कैलकुलेट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली इस चीज़ को 4+1 को ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा। मैं सिंपली अपनी जावास्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि मेरी जो ये चीज़ है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको पहले कैलकुलेट करो। प्रायोरिटी को आप जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रेसिडेंस का भी नाम देते हैं कि इस ऑपरेशन की प्रेसिडेंस इन सबसे ज़्यादा है, तो इसको पहले कैलकुलेट करो। ठीक है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि जो ये 4-5 चीज़ें इनको पहले कैलकुलेट करो, यानी कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे सबसे अंदर वाली ब्रैकेट्स को, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे उनके बाहर वाली ब्रैकेट्स को, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर ये कैलकुलेट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर अगर 5 आ चुका है तो बाहर वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो, यानी कि 5 into 2 10, 10 into 4 40। और जब ये कैलकुलेट हो गई है तो जो पीछे रह गया है उसको कैलकुलेट करो, यानी कि 42। सो अगर हमने प्रायोरिटी बतानी है कस्टमली कि हम कौन से नंबर्स को पहले चाहते हैं कि आप ऑपरेशन उन पर परफॉर्म करो, तो हमने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। और सबसे पहले इनर ब्रैकेट्स परफॉर्म की जाएंगी, उसके बाद उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली, या जितनी भी आप ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं। राइट। सो आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपने कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके अपने टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स ऑफ योर पेरेंट, अपने अपने पेरेंट्स के जितने भी बहन भाई हैं उनको आपस में कैलकुलेट करना है। यानी कि आपके मदर के अगर दो बहन भाई हैं और आपके फादर के अगर दो बहन भाई हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सिमिलरली आपने एवरेज निकालनी है कि आप इस वीक में कितने घंटे आपकी स्लीप रही है, एवरेज कि डेली आप कितना सोए हैं इस घंटे के अंदर। और लास्ट पे आपने नंबर ऑफ डॉग्स कैलकुलेट करने हैं जो आप पेट कर सकेंगे वाइल यू आर अवेक। अगर आप 8 घंटे उठे हैं और अगर आप हर 1 घंटे में एक डॉग को पेट कर सकते हैं तो आपने पूरे वीक में कितने डॉग्स को पेट किए।
इसके बाद देखते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसी तरीके से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं, जिसके अंदर आपके पास ग्रेटर देन ऑपरेटर है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, और इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अब ये भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ साथ ये कहीं और भी आपको काम आएंगे, लेकिन मोस्टली मैथ्स के अंदर। तो अगर मैथ्स के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पे भी उन वैल्यूज़ का यूज़ करोगे जो कि नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं क्या 5 4 से बड़ा है? तो ऑब्वियसली बड़ा है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा? बूलियन वैल्यू, वो वैल्यू जिसकी डेटा टाइप बूलियन है। तो 5 4 से बड़ा है, ट्रू। 5 4 से छोटा है, फॉल्स। 5 4 के से बड़ा या इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इनमें से कोई एक चीज़ को कंसिडर करेगा कि ग्रेटर भी है, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि लेस देन, तो ये फॉल्स आ जाएगा ऑब्वियसली, और लेस देन इक्वल टू, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं जिनको आप इक्वलिटी ऑपरेटर कहते हो। अब इक्वलिटी ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास दो किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं। अगर यहाँ पे नीचे इनकी बात हो रही है, यस, इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इक्वलिटी ऑपरेटर्स होते हैं कि अगर आपने दो वैल्यूज़ को चेक करना है कि वो इक्वल हैं एक दूसरे के कि नहीं, तो आपके पास उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक ऑपरेटर है आपके पास इक्वलिटी का जो लूसी गूसी है, और एक ऑपरेटर है जो स्ट्रिक्ट ऑपरेटर है। अब इस लूसी गूसी ऑपरेटर का क्या मतलब है? लूसी गूसी ऑपरेटर का मतलब ये है कि क्या 55 के इक्वल है? ऑब्वियसली है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से लिखता हूँ क्या 55 स्ट्रिंग 55 के इक्वल है, तो ये तो इक्वल नहीं है, राइट? आप लॉजिकली सोचें कि ये दोनों चीज़ें तो इक्वल नहीं है, इनकी तो डेटा टाइप ही डिफरेंट है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है, अगर सिमिलरली दोबारा मैं कहता हूँ, अगर 44 इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 32, तो ये फॉल्स है, सिंपल, राइट? इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से कहता हूँ 44 इज इक्वल टू 32, तो ये भी फॉल्स आ रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये डबल इक्वल वाला जो साइन है, ये हमारी वैल्यूज़ को तो कैलकुलेट कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है ये हमारी वैल्यूज़ का, लेकिन उसकी डेटा टाइप का कंपैरिजन नहीं कर रहा। तो डबल इक्वल जो है ये क्या करता है? कंपेयर्स ओनली वैल्यू नॉट डेटा टाइप। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ 44 इज इक्वल टू 44, तो ये ट्रू कह देगा, राइट? और अगर मैं कहता हूँ 44 इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 42, अब यहाँ पे ये फॉल्स कह देगा। अब इस चीज़ को आपने अगर करेक्ट करना है, अगर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही चाहते हैं कि हमारे नंबर्स जो हैं वो स्ट्रिंग्स के इक्वल ना आए, क्योंकि उस चीज़ की सेंस नहीं बनती। अब हमने जिस तरह हमने नल की बात की थी कि एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है लैंग्वेज के अंदर जिसको करेक्ट नहीं किया गया, इसी तरीके से ये भी एक हिस्टोरिकल मिस्टेक आप समझ सकते हैं। यहाँ कुछ चाइल्डिश फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के जिनको करेक्ट नहीं किया गया, लेकिन इनके बरक्स आपको कुछ अच्छे ऑपरेटर्स दे दिए गए हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव दे दिए गए हैं जिनका आपने हमेशा यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल इक्वल्स का लूसी गूसी ऑपरेटर का आपने कभी यूज़ नहीं करना, आपने सिंपली यूज़ करना है ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर्स का, ठीक है? ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर क्या कहता है कि 55 इक्वल टू 55, ऑब्वियसली इट्स ट्रू। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो स्ट्रिंग की वैल्यू 55 इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 55, तो ये फॉल्स कह देगा। जिसका मतलब ये है कि जो ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर है ये चेक करता है डेटा टाइप को भी और वैल्यू को भी। यानी कि यहाँ पे ये तो देख रहा है कि 55 स्ट्रिंग है, लेकिन ये भी देख रहा है कि 55 जो ये वाला ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, राइट? इसी तरीके से अगर मैंने, ये तो इक्वल का ऑपरेटर हो गया, अगर मैंने नॉट इक्वल को देखना है तो मैं सिंपली लिखूंगा 55 एक्सक्लेमेशन डबल इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये नॉट इक्वल है। 55 नॉट इक्वल टू 50 ट्रू है, 55 50 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या 55 नंबर का 55 के स्ट्रिंग के इक्वल है? नहीं है, हमें पता है। तो जब नहीं है तो वहाँ पे आ जाएगा ट्रू,
और जब हम कहेंगे कि इसके इक्वल है तो वो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। जब हम कहेंगे कि क्या 55 के स्ट्रिंग के इक्वल है, वो कहेगा फॉल्स, नहीं उसके इक्वल नहीं है। और जब हम कहेंगे कि क्या 55 के स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है, तो ये कहेगा ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, इनकी वैल्यूज़ तो इक्वल हैं लेकिन इनका डेटा टाइप डिफरेंट है, राइट। आपने हमेशा कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है इक्वालिटी के अंदर? आपने हमेशा से स्ट्रिक्ट ऑपरेटर का यूज़ करना है। और हमने ये चीज़ देख ली है, डेटा टाइप्स के डिफरेंस। इसके अलावा भी जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी काफ़ी ऑपरेटर्स हैं जिनको आप MDN के ऊपर जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। सो आप सिंपली कहाँ जाएंगे, आप सर्च करेंगे MDN, MDN के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स पे क्लिक करके आप ये सारे ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं, राइट। अभी तक हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे हैं? अभी तक हमने देखे हैं अगर हम दोबारा से कंसोल खोलें तो अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे, जिसके अंदर हमने देखा कि प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आते हैं। फिर हमने देखे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हमने देखा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा कि इक्वालिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर्स, इक्वालिटी ऑपरेटर्स में हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे? लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, और उसके अंदर भी हमने दो किस्म के देखे। ओ लेस देन इक्वल टू नहीं, आई एम सॉरी, हमने देखा कि इक्वल टू ऑपरेटर क्या है और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या है। और उसके अंदर हमने देखा कि दो किस्म के ऑपरेटर थे, लूसी गूसी ऑपरेटर और स्ट्रिक्ट ऑपरेटर। और हमने कौन से यूज़ करने हैं? हमने इसका यूज़ नहीं करना, हमने ट्रिपल इक्वल का यूज़ करना है। इसी तरीके से हमने इस नॉट इक्वल का यूज़ नहीं करना, हमने इस नॉट इक्वल का यूज़ करना है जिसके अंदर 3 सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रिक्ट है और ये स्ट्रिक्ट है, हमने इन दोनों चीज़ों का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि आप एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, राइट। सो अब ये जो हमने चीज़ें लिखते आ रहे हैं कंसोल के अंदर, क्या ये वैल्यूज़ हैं? क्या ये सब की सारी? अगर हम देखते हैं तो काइंड ऑफ ये वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखिए, वैल्यू आप हमेशा किसी एक सर्टेन पीस ऑफ मतलब वैल्यू को या स्ट्रिंग को कहते हैं। यानी कि एक 10 एक वैल्यू है, 2 एक वैल्यू है, 4 एक वैल्यू है। कलेक्टिवली यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, राइट। यहाँ पे फ्रंट एंड एक वैल्यू है, एक मास्टर्स एक वैल्यू है, और इनके ऊपर जो ये एक सिंपल सेंटेंस है टोटल, ये एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली जब भी आप कुछ इस तरह का सेंटेंस लिखेंगे जिसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसको आप एक एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन आपको इन रिटर्न एक वैल्यू ही ला के देगा। ये एक एक्सप्रेशन है जो कि मुझे रिटर्न करेगा कौन सी वैल्यू? जो कैलकुलेट होके आएगी, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 इंटू 2 10 20। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि इवेल्युएट होगा 20 की वैल्यू पे। एक्सप्रेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो कि आपस में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही है, लेकिन जब वो कैलकुलेट होगी एट लास्ट वो आपको एक वैल्यू ही प्रोवाइड कर रही है। सो हमने क्या पढ़ा कि एन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू अ वैल्यू, राइट। सो एक्सप्रेशन क्या है? वो कुछ ना कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है और इन रिटर्न लास्ट पे आपको वैल्यू ही ला के दे रहा है। सो ऑपरेशंस के बारे, एक्सप्रेशंस के बारे में भी आप जाके MDN पे रीड कर सकते हैं। अब इसको जो हमने एक्सप्रेशंस हैं ये वाली, इनको एक दफ़ा थोड़ा सा कर लेते हैं फॉर्मेलिटी की बेसिस पे। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ 3 वैल्यूज़ हैं, 4 2 और 10। और ये जब कैलकुलेट होगा तो इन रिटर्न हमें ये एक वैल्यू दे रहा है 20, राइट। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या करते हैं? ये आपकी वैल्यूज़ को या आपके एक्सप्रेशंस ऑफ वैल्यूज़ को याद रखते हैं, राइट। सो वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपली एक स्पेशल कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसको आप लेट कहते हो।
और भी तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, लेकिन अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल को आप लेट के साथ कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप कहते हैं लेट रिमेंबर। अब रिमेंबर क्या है, ये आपका एक वेरिएबल है और उसका नाम है रिमेंबर। और ये रिमेंबर वेरिएबल क्या करेगा, ये याद रखेगा मेरी इस वैल्यू को जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाओ रिमेंबर नाम का, और उसको याद करवा दो, उसके जहन में ये चीज़ डाल दो कि जब भी मैं इसको निकालूं इसने मुझे ये वाली वैल्यू ला के देनी है। सो हमारा रिमेंबर वेरिएबल क्या करेगा, इस वैल्यू को हमारे लिए याद करेगा। तो अगर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ और बाद में रिमेंबर को सिर्फ निकालता हूँ, तो रिमेंबर मेरे लिए इस वैल्यू को याद रख रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मुझे बार बार इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैं बहुत बड़ा स्ट्रिंग लिखूँ, तो मुझे बार बार वो स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली लिखूँगा रिमेंबर और ये मुझे वो वाला स्ट्रिंग ला के दे देगा। अब क्योंकि रिमेंबर इस वैल्यू को याद रख रहा है, सो मैं रिमेंबर के अंदर फर्दर चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि रिमेंबर प्लस 2002 और इसको मैं स्ट्रिंग कह देता हूँ। तो अब मुझे पास क्या रिटर्न हो रही है वैल्यू, रिमेंबर को पता है कि उसके अंदर क्या है, September.21, और इसके साथ मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, प्लस का ऑपरेटर। तो रिमेंबर के अंदर क्या है वैल्यू, ये वाली, और उसके साथ में प्लस कर रहा हूँ 2002। अच्छा एक चीज़ याद रखें, जब मैं यहाँ पर रिमेंबर लिख रहा हूँ ना, तो जावास्क्रिप्ट इसको इसी तरीके से देख रहा है कि September.21, वो इसको रिमेंबर नहीं पढ़ रहा, उसको वो इसको पढ़ रहा है September.21, जो भी वैल्यू मैंने रिमेंबर को कहा था कि याद रखे, ठीक है। और उसके साथ ऊपर वो क्या कर रहा है, मेरी दूसरी वैल्यू को प्लस कर रहा है, कंकैटिनेट कर रहा है। सो वेरिएबल का काम क्या है, बेसिकली आपके लिए आपकी वैल्यूज़ को याद रखेंगे। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ लेट नंबर 65, और मैं फिर बाद में कह सकता हूँ कि नंबर प्लस 6, तो ये 71 होगा। जावास्क्रिप्ट इसको कैसे देख रहा है कि नंबर की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 65। ओके, सो इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि आप वेरिएबल्स के साथ वर्क कैसे करते हैं और वेरिएबल्स असल में काम अच्छे तरीके से कैसे करते हैं, इनकी बिहाइंड द सीन वगैरह। सो हमने अभी पहले देखा कि वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर करते हो, लेट के साथ करते हो, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हो, यानी कि अगर मैं कहता हूँ बैंक रप्सी, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है बैंक रप्सी। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने जिसका नाम है बैंक रप्सी, और अगर मैं एंटर दबाता हूँ, अभी मैंने इसको वैल्यू नहीं दी। अब यहाँ से आपने वो वाले अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है जो हमने बात की थी कि अनडिफाइंड और नल क्या होता है। अनडिफाइंड हमने कहा था कि एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं डिफाइन नहीं करता, तो अनडिफाइंड आता है। अब मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहा, तो अगर इस टाइम मैं अपनी बैंक्रप्सी को खोल के देखूंगा ना, तो वो अनडिफाइंड है, कि मैंने अपने वेरिएबल बैंक्रप्सी को कुछ भी याद रखने को बोला ही नहीं है। अब इसी तरीके से अगर मैं कह देता हूँ कि बैंक्रप्सी इज इक्वल टू नल, और अगर अब मैं बैंक्रप्सी को खोलता हूँ, तो यहाँ पे आ रहे नल रिटर्न हो रहा है। अब मैंने कहा है कि मेरी बैंक्रप्सी का वेरिएबल जो है वो वाजे तौर पे एक एम्प्टी वेरिएबल है, वो एक नल वेरिएबल है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि पहले जब मैं बात कर रहा था, तो हो सकता है कि मैं वैल्यू देना अपनी बैंक्रप्सी को भूल गया हूँ, तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ आ गई कि अगर मैं किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं दे रहा, तो उसका मतलब है कि वो वेरिएबल अनडिफाइंड है। और अगर मैं किसी को वेरिएबल को वैल्यू दे रहा हूँ नल की, तो इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल, तो मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि आपने ये याद रखना है कि ये वैल्यू एक एम्प्टी वैल्यू, राइट। अब जो हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल के एग्जैक्टली दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स इन द सेंस कि आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, उसके बाद आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो। डिफाइन यानी कि आप उसको बताते हो कि उसके अंदर आपने कौन सी वैल्यू है ऐसी जो उसको याद करवानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी वेरिएबल को करते हो डिक्लेयर। अब मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, और नेक्स्ट में कह सकता हूँ बैंक्रप्सी इज इक्वल टू
इक्वल टू, यहाँ पे आप सिंगल इक्वल का यूज़ कर रहे हो, ये हमने पहले यूज़ किया, लेकिन ये भी एक ऑपरेटर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरी बैंक्रप्सी एक वेरिएबल है, मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैंने उसको डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि बैंक्रप्सी याद रखें कि उसका नाम है अच्छा वेरी रैंडम नेम। सो अब अगर मैं बैंक्रप्सी को खोलता हूँ तो ये क्या याद रख रहा है, अब शाम को। अब ये जो हमने इक्वल का ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया ना, इसको कहते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। आप सिंपली क्या कह रहे हो, इसको आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, लेट नंबर 1 इज इक्वल टू 66। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करो नंबर 1 और उसको असाइन कर दो, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, असाइन कर दो 66 की वैल्यू जिसका डेटा टाइप नंबर है, राइट। सो अगर मैं बाद में नंबर 1 को ओपन करता हूँ तो मेरे पास 66 की वैल्यू आ रही है। अब इसी तरीके से इसके अंदर एक और फीचर है लेट वेरिएबल के अंदर कि आप इसको रीअसाइन कर सकते हो। हमने यहाँ पे नंबर 1 को कहा कि आपको मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर से 66। अब मैं नंबर 1 को चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ नंबर 1 इज इक्वल टू 77। तो अब अगर मैं नंबर 1 को ओपन करूँगा तो वो 77 है। ठीक है, सो मैं लेट के साथ जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं, लेट के साथ उनको रीअसाइन भी कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास एक और तरीका है जिससे मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूँ। एक तरीका क्या था, लेट के जरिए मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, और एक तरीका क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। अब अगर मैं कहता हूँ नंबर 2 इज इक्वल टू, या नंबर 2 इधर नहीं लिखते, इसको लिखते हैं माई बर्थ ईयर। जो मेरा बर्थ ईयर है वो है 2002, और ये भी सिंपल वैसे ही है कि मैंने कॉन्स्ट बर्थ ईयर जब कहा है तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बर्थ ईयर, और मैंने उसको असाइन कर दिया है 2002 की वैल्यू जिसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर। अब रीअसाइनिंग की जब बारी आती है कॉन्स्ट के चक्कर के अंदर, तो मैं इसको रीअसाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, राइट। मैं अपना बर्थ ईयर क्यों ही चेंज करना चाहूँगा। अगर मैं लिखूँगा कि नहीं मैं 2005 के अंदर पैदा हुआ था, 2002 में नहीं हुआ था, तो मैं ये नहीं कर सकता। ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को अगर मैंने एक दफ़ा असाइन कर दिया तो मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने इसको एक फ़न वे के अंदर समझना है तो वो ये है कि आप ये समझ सकते हो कि आह जो लेट है और कॉन्स्ट है, इनमें डिफरेंस क्या है। लेट कहता है कि आपको किसी भी इंसान को जो मोहब्बत है ना, वो बार बार हो सकती है, बार बार हो सकती है। और कॉन्स्ट क्या कहता है, कॉन्स्ट कह लें आपके वेरिएबल्स का जॉन इलिया। जॉन इलिया क्या कहता है कि कहानी ख़त्म हुई, ख़त्म हुई, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत थी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ अहमद नाम का, और क्योंकि ये लेट का वेरिएबल है तो लेट को बार बार मोहब्बत हो सकती है, उसकी नेचर इस तरह की। तो अहमद की जो पहली मोहब्बत थी वो थी आयशा, लेकिन 3 महीने बाद पता अहमद के साथ एक कांटेक्ट में और लड़की आती, तो अहमद की मोहब्बत दोबारा से जाग जाती है, लेकिन इस दफ़ा किसी और लड़की के लिए। तो अहमद को दूसरी मोहब्बत हो जाती है जी। सो अहमद को हम री असाइन करेंगे उसकी दूसरी मोहब्बत, जो कि इस दफ़ा है लेट से आम। और फिर 3 महीने बाद और गुजरते हैं, अहमद को फिर से मोहब्बत हो जाती है किसी लाइबा नाम की लड़की से। और फिर 3 महीने और गुजरते हैं, फिर अहमद को कहता है कि ये सारी तो एवं थी, हमने टाइम ज़ाया किया, आयशा ही ठीक थी। तो अहमद भाई आयशा पे वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर एक एक इंसान है जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हो, एक वेरिएबल है जिसको आप डिक्लेयर कर रहे हो, जिसका नाम है कैसर, और इसकी नेचर क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट की नेचर क्या है कि कहानी ख़त्म हुई, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। कॉन्स्ट क्या है, जॉन ही लिया जी वेरिएबल का। और इसके अंदर कैसर साहब को
मोहब्बत हो गई है किसी लड़की से जिसका नाम है आइजल। अब कैसर साहब को लोग समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं कैसर साहब, मूव कर लें, कैसर साहब की मोहब्बत नाकाम हो गई है, ठीक है। तो कैसर साहब को लोग समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं कैसर साहब, अभी आपकी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, आप मूव ऑन कर लें। तो कैसर ट्राई करता है, कैसर ट्राई करता है, कैसर मीट करता है, लोगों से मिलता है, तो कैसर को कोई कोई पसंद आती है लड़की। इसी तरीके से कैसर को भी कोई लाइबा नाम की लड़की पसंद आई थी, लेकिन जब उससे वो समझने लगता है कि क्या मुझे लाइबा से मोहब्बत हो गई है, तो वहाँ पे एरर आ जाता है, नहीं कैसर साहब आपको मोहब्बत नहीं हो सकती दोबारा। सो बेसिक मकसद क्या है, बेसिक मकसद समझाने का ये है कि आप लेट के अंदर लेट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को रीअसाइन कर सकते हैं, और कॉन्स्ट के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम ज़रा देखते हैं कि आपने वेरिएबल्स के साथ वर्किंग कैसे करनी है। वेरिएबल्स क्या करते हैं, आपकी वैल्यू को याद रखते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ जो कि कैलकुलेट हो रही है, लेकिन एट द एंड एक्सप्रेशन आपको रिजॉल्व क्या करके देता है, कोई ना कोई वैल्यू ही। सो अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसको सिलेक्ट करूँ, मैं स्क्वेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास जितने भी ये सारे स्क्वेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, इनको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये 9 स्क्वेयर्स जो हैं, इसने मुझे एक लिस्ट के हिसाब से रिटर्न कर दिए। क्यों लिस्ट किए, क्योंकि क्यूरी सेलेक्टर ऑल जो है ये एक लिस्ट ही रिटर्न करता है। अब इस लिस्ट की जो पूरी नंबर्स हैं, लेंथ है, मैं वो निकालता हूँ। तो मैं अगर इसके आगे डॉट लेंथ लिख देता हूँ, तो ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये मुझे रिजॉल्व करके दे रहा है एक वैल्यू 9। अगर मैं ये वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ टोटल स्क्वेयर्स, राइट। तो अगर अब मैं टोटल स्क्वेयर्स को निकालूंगा तो मेरे पास 9 वैल्यू आएगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 9 पे रिजॉल्व कर रहा था। मैंने टोटल स्क्वेयर को क्या कहा कि 9 वैल्यू को याद कर लो, राइट। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल स्क्वेयर प्लस 50। तो जावास्क्रिप्ट टोटल स्क्वेयर की जगह क्या देख रही है, जो मैंने वैल्यूज़ को याद करवाई थी, यानी कि वो यहाँ पे देख रही है सिंपल 9, राइट। तो टोटल स्क्वेयर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9। लेकिन फ़र्क क्या है कि मुझे इतनी बड़ी चीज़ अब दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं सिंपल टोटल स्क्वेयर लिख रहा हूँ, राइट। सो 9 प्लस 50 इज इक्वल टू 59। वर्किंग जो है वेरिएबल्स की वो इस तरह से है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा, अब आप जो मेथड्स थे ना, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, मैं कहता हूँ कि क्वेरी सिलेक्टर कर लो आप, सिलेक्ट साहब each वन को, और इसके अंदर से लेंथ हटा दो। अगर मैं each वन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को सिलेक्ट, और फिर मैं each वन के टेक्स्ट कंटेंट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं सिंपली उसके स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब स्ट्रिंग के ऊपर हमने शुरू के अंदर कुछ मेथड्स देखे थे जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, और जिस तरह मैं टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर ही मेथड अप्लाई कर सकता हूँ टू अपर केस, क्योंकि मुझे पता है, मेरी जावास्क्रिप्ट को पता है कि वो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का मेथड है एक टू अपर केस। अब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, मैं पहले क्या करता हूँ कि मैं इस वैल्यू को, ये एक्सप्रेशन मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, टिक टैक टू, राइट। इस वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा या याद करवाऊँगा एक वेरिएबल को। तो मैं कहूँगा कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर h1 डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, और इस हेडिंग को पकड़ के अब मैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसको कैसे देख रही है, जावास्क्रिप्ट इसको एज ए स्ट्रिंग देख रही है, तो मैं हेडिंग के आगे लिख सकता हूँ डॉट टू अपर केस, सिंपल, राइट। सो ये थी आपकी टोटल वर्किंग कि आप इसको वेरिएबल्स को एक इन अ सेंस कैसे काम में ला सकते हैं। अब फ़र्क क्या है, मुझे यहाँ पे पहले स्क्वेयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी बड़ी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ टोटल स्क्वेयर्स। इसी तरीके से मैं हेडिंग का यूज़ कर सकता हूँ, और इसके ऊपर मैं जितने भी मेथड्स अप्लाई करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग ही है। वेरिएबल जो मेरी वैल्यू को याद रख रहा है वो एक स्ट्रिंग ही है एट द एंड।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेरिएबल की नेमिंग आप कैसे करेंगे। वेरिएबल के नेम्स आप जैसे मर्जी रख सकते हैं, जैसे आप चाहें, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या यानी कि आप वेरिएबल का नेम ज़ीरो इब्शाम नहीं लिख सकते, ठीक है। हमेशा आपने उसको अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करना है। लेकिन बेस्ट कन्वेंशन क्या है कि आप वेरिएबल्स को कैमल केस के अंदर लिखें। कैमल केस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। कैमल केस क्या होता है कि आपका पहला लेटर जो है वो स्मॉल होगा, यानी कि पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, वैलिड एक पहला वर्ड है, उस वैलिड वर्ड का पहला लेटर स्मॉल है, लेकिन उसके बाद जो भी वर्ड आ रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे मेथड्स के अंदर जो हमने ऑलरेडी देखे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर पे अगर आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्यूरी एक वर्ड है और एक सिलेक्टर वर्ड है। क्यूरी का जो वर्ड है उसके अंदर क्यू छोटा है, और जो सिलेक्टर का वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड है, उसके अंदर एस बड़ा है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन आपकी पूरी तरीके से यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जिस तरह हम टेक्स्ट कंटेंट देखते हैं तो टेक्स्ट एक वर्ड है, टेक्स्ट का टी छोटा है क्योंकि वो पहला वर्ड है, और कंटेंट जो है वो दूसरा वर्ड है, उसका सी बड़ा है। सो आपने क्या करना है, आपने कैमल केस का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखना चाहता हूँ कंट्री नेम, तो मैं सिंपल लिखूँगा कंट्री, एन बड़ा होगा और नेम। कंट्री एक मेरा पहला वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर छोटा होगा, और नेम मेरा दूसरा वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सो कॉन्स्ट कंट्री नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान, राइट। वेरिएबल नेमिंग ये है। हमने कहा कि इसको आपने कैमल के इसके अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने डिक्लेयर करना है वेरिएबल, और उस वेरिएबल को आपने असाइन करनी है कुछ वैल्यूज़। जैसे कि आप अपना नेम असाइन करेंगे, आपने अपनी कंबाइंड एज उसको लिख के देनी है, यानी कि आपने एक एक्सप्रेशन लिखना है। आपने लिखना है अपनी अपनी मम्मा की एज और अपने पापा की एज, ठीक है, और उसको प्लस करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट पार्ट वन के का जो पेज होगा उसके ऊपर कंसोल खोलना है, और आपने डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर का यूज़ करके बोर्ड को सिलेक्ट करना है और उसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि ऑपरेटर्स डिफरेंट क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं। और यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। आई थिंक पहले ही काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। कल हमने वेरिएबल्स को थोड़ा सा और डीप डाइव करना है कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन आज के लिए आपकी दो असाइनमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और आपने ऑपरेटर्स के अंदर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है। और आपने अपने जहन के अंदर कॉन्सेप्चुअली जो बातें बताई हैं कि वेरिएबल्स कैसे वर्क करते हैं, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है, एक्सप्रेशंस एट लास्ट आपको क्या देते हैं। एक्सप्रेशंस बेसिकली आर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज जो कि कैलकुलेट हो रही हैं या उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, और एक्सप्रेशन एट द एंड आपको क्या रिटर्न करता है, कोई ना कोई वैल्यू ही रिटर्न करता है। इन सब चीज़ों को आपने देखना है और अपनी एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म करना है। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।